नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंटेंट एनालिसिस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 12 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 12 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम हो जाता है। दोस्तों बात करें दलित बंधु योजना की, ये किस राज्य सरकार की हो जाती है योजना। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन है तेलंगाना राज्य की दलित बंधु योजना हो जाती है। तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा दलित बंधु योजना की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों इसकी अगर योजना की बात करें कब शुरुआत हुई तो याद रखिएगा जुलाई 2021 में। जुलाई 2021 में तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में इस वक्त। दोस्तों याद रखिएगा और किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों तेलंगाना राज्य के जो पहले राज्यपाल हो जाते हैं के चंद्रशेखर राव जी। याद रखिएगा तेलंगाना राज्य के जो पहले जब इसका गठन हुआ था तो इसके दोस्तों पहले राज्यपाल जो थे के चंद्रशेखर राव जी, उनके द्वारा जुलाई 2021 में दोस्तों दलित बंधु योजना की शुरुआत की गई थी। अब दोस्तों बात करें तेलंगाना राज्य के और इस योजना के इंपॉर्टेंट पॉइंटों की तो दोस्तों अगर बात करें तेलंगाना की तो इसका गठन कब हुआ तो याद रखिएगा 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। दोस्तों भारत का सबसे नवीनतम राज्य और 29वां राज्य हो जाता है। ये भारत का 29वां राज्य और सबसे नवीनतम राज्य हो जाता है। अब दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा कि भारत में 28 राज्य तो ये 29वां कैसे हो सकता है। तो दोस्तों 2014 में भारत में कुल कितने राज्य थे तो 29 राज्य थे, जबकि ये 29वां राज्य बना था तेलंगाना, याद रखिएगा 2014 में। और दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना, तब जाके 28 राज्य हो गए। याद रखिएगा तब कितने राज्य हो गए 28 राज्य। तो ये भारत का नवीनतम राज्य भी हो जाता है। और दोस्तों वर्तमान में भारत में टोटल कितने राज्य हो जाते हैं तो याद रखिएगा 28 राज्य हो जाते हैं। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हो जाती हैं। और जब तेलंगाना राज्य बना था दोस्तों टोटल 29 राज्य थे, याद रखिएगा। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया तो टोटल 28 राज्य हो गए। याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत में टोटल कितने राज्यों में। और दोस्तों बात करें तेलंगाना की राजधानी की तो हैदराबाद हो जाती है। और दोस्तों अगर तेलंगाना की बात करें तो ये 2 जून 2014 से किससे अलग होकर बना था दोस्तों ये भी याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था तेलंगाना राज्य। और दोस्तों कुल ज़िले कितने हो जाते हैं तेलंगाना में तो याद रखिएगा टोटल 33 ज़िले हो जाते हैं तेलंगाना राज्य में। और मुख्यमंत्री की बात करें तो के चंद्रशेखर राव, दोस्तों के चंद्रशेखर राव जी ये मुख्यमंत्री हो जाते हैं प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना के। राज्यपाल की बात करें तो तिमलिसाई सौंदरराजन जी ये दोस्तों तेलंगाना के राज्यपाल हो जाते हैं। अब विधानसभा सीटों की बात करें तो दोस्तों टोटल 119 सीटें हो जाती है। विधान परिषद की बात करें तो टोटल 40 सीटें हो जाती है विधान परिषद में, जो कि सबसे कम सीटें होती हैं। याद रखिएगा सबसे कम सीटें तेलंगाना राज्य में है दोस्तों। टोटल 6 राज्य ऐसे हो जाते हैं जिनमें विधान परिषद की सीटें कम हो जाती हैं। यहाँ लोकसभा की बात करें तो दोस्तों टोटल 17 सीटें हो जाती है लोकसभा की। राज्यसभा की टोटल 7 सीटें हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट ने किस राज्य में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की मंजूरी दी है। अब बात करें दोस्तों किस कैबिनेट द्वारा किस राज्य में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी मिली है दोस्तों गुजरात राज्य में। याद रखिएगा गुजरात राज्य के जामनगर में दोस्तों ये WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी दी गई। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, याद रखिएगा मोदी जी की अध्यक्षता में जो कि भारत के प्रधानमंत्री हो जाते हैं, इनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का स्थापना को मंजूरी दे दी है। याद रखिएगा। अब दोस्तों गुजरात की बात करें स्टेट की, इससे पहले दोस्तों WHO के बारे में भी जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा WHO का फुल फॉर्म। और एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की एस्टेब्लिशमेंट हुई। अगर प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल की बात करें कौन हो जाते हैं WHO के दोस्तों डॉक्टर टेड्रोस अधानोम। दोस्तों टेड्रोस अधानोम प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक हो जाते हैं WHO के विश्व स्वास्थ्य संगठन के। और इसके मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हो जाता है। हाँ दोस्तों अगर गुजरात राज्य की बात करें तो आइए गुजरात राज्य को आज कवर करते हैं डिटेल में। गठन की बात करें तो 1 मई 1960 को दोस्तों गुजरात राज्य का गठन हुआ। और इसकी राजधानी की बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो जाती है। और टोटल डिस्ट्रिक्टों की बात करें कितने हो जाते हैं गुजरात में तो दोस्तों टोटल 33 जिले हो जाते हैं। याद रखिएगा गुजरात राज्य में टोटल कितने जिले हो जाते हैं तो 33 जिले। और मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों भूपेंद्र भाई पटेल ये मुख्यमंत्री हो जाते हैं प्रेजेंट टाइम में गुजरात के। राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत, याद रखिएगा आचार्य देवव्रत दोस्तों प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हो जाते हैं कहाँ के तो गुजरात राज्य के।
अगर सबसे बड़ा शहर की बात करें गुजरात का, कौन सा सबसे बड़ा शहर हो जाता है, तो दोस्तों अहमदाबाद ये गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर हो जाता है। विधानसभा सीटों की बात करें तो टोटल 182 सीटें हो जाती हैं, राज्यसभा की 11 सीटें और लोकसभा की दोस्तों 26 सीटें हो जाती हैं। अगर दोस्तों राजकीय प्रतीकों की बात करें तो गुजरात का राजकीय गीत दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार, तो याद रखिएगा जय जय गुजराती गरवी, ये दोस्तों गुजरात का राजकीय गीत हो जाता है। अगर राजकीय पशु की बात करें तो एशियाटिक लायन दोस्तों ये गुजरात का राजकीय पशु हो जाता है। राजकीय पक्षी की बात करें तो ग्रेट फ्लेमिंगो ये दोस्तों गुजरात राज्य का राजकीय पक्षी हो जाता है। राजकीय फूल कौन सा हो जाता है, तो मैरीगोल्ड, इसे गेंदा बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये गुजरात राज्य का राजकीय फूल हो जाता है। याद रखिएगा इन सभी प्रतीकों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाते हैं, क्योंकि आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और दोस्तों आगे नेशनल पार्कों की बात करें कि गुजरात राज्य में कौन कौन से नेशनल पार्क हो जाते हैं, तो याद रखिएगा गिरी नेशनल पार्क जो कि एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, याद रखिएगा ये भी, और बसंदा नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। दोस्तों ये नेशनल पार्क कहाँ के हो जाते हैं, तो गुजरात राज्य के हो जाते हैं। अगर डांसों की बात करें तो गरबा, टिप्पानी, डांडिया रास, भवाई, पधार, हुड्डो और राहोदो दोस्तों, जिसमें से गरबा, टिप्पानी और ये भवाई कई बार एग्जाम में पूछा गया कि किस राज्य के लोक नृत्य हो जाते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा गुजरात राज्य के लोक नृत्य हो जाते हैं। और दोस्तों महोत्सव की बात करें तो महोत्सव भी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव उत्सव ये दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा गुजरात राज्य का हो जाता है। मोढेरा नृत्य महोत्सव दोस्तों यह भी गुजरात का हो जाता है। और कावंत मेला, शासनगिर महोत्सव, तारमेर महोत्सव, ये सभी महोत्सव दोस्तों गुजरात राज्य के हो जाते हैं। याद रखिएगा इन सभी महोत्सवों को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों कुछ पुराने करंट अफेयर्स के बारे में स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन बनते हैं गुजरात राज्य से। अब बात करें यूनेस्को ने गुजरात के धोलावीरा शहर को दोस्तों 40वां विश्व धरोहर स्थल में स्थापित किया है। याद रखिएगा यूनेस्को ने दोस्तों धोलावीरा जो एक गुजरात का एक धोलावीरा शहर हो जाता है उसे 40वें दोस्तों विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। दोस्तों टोटल 38 थे जिसमें से 39वां कौन सा हो जाता है, और 40वां ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम में। तो याद रखिएगा 40वां धोलावीरा हो जाता है और 39वां दोस्तों तेलंगाना का रामप्पा मंदिर हो जाता है, जिसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और दोस्तों बात करें विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की, तो यह भी गुजरात के केवड़िया में हो जाता है। याद रखिएगा गुजरात के केवड़िया में। और दोस्तों किसकी प्रतिमा हो जाती है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा हो जाती है। और दोस्तों गुजरात राज्य में दोस्तों बालिका पंचायत का पहला चुनाव भी संपन्न हुआ है, जो कि कहाँ पे, तो याद रखिएगा कुनरिया गाँव में। गुजरात राज्य के कुनरिया गाँव में दोस्तों बालिका पंचायत का पहला चुनाव संपन्न हुआ है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। अब बात करें मिशन इंद्रधनुष की, तो दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई ये जानते पहले। अब बात करें इस मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की, तो दोस्तों ये 25 दिसंबर 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा 25 दिसंबर 2014 में इसकी शुरुआत हुई। ये भी याद रखिएगा कब शुरुआत हुई, तो 25 दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई। और दोस्तों ये पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है, दोस्तों उड़ीसा है। याद रखिएगा उड़ीसा राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगर बात करें युग सुक योल की, ये दोस्तों दक्षिण कोरिया के, याद रखिएगा दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो युग सोलियोल दोस्तों वर्तमान में मून डे जे इन का, याद रखिएगा इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो मून जे इन का स्थान लेंगे ये दोस्तों। इससे पहले वर्तमान में कौन थे राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया के, तो मून जे इन। अब इनके स्थान पर दोस्तों सुक योल राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगर बात करें दक्षिण कोरिया की, तो इसकी कैपिटल दोस्तों सियोल हो जाती है। याद रखिएगा दक्षिण कोरिया की कैपिटल सियोल हो जाती है और मुद्रा दक्षिण कोरियाई वोन, दक्षिण कोरियाई वोन दोस्तों दक्षिण कोरिया की मुद्रा हो जाती है और राजधानी सियोल हो जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड ने अपने शक्ति पहल के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब बात करें विश्व फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड की, इसमें किसे अपनी शक्ति पहल के लिए, दोस्तों याद रखिएगा शक्ति पहल के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, दोस्तों मैरी कॉम को। याद रखिएगा दोस्तों मैरी कॉम को ल्यूपिन लिमिटेड जो कि वैश्विक फार्मा कंपनी हो जाती है, इसका दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मैरी कॉम को। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। अब बात करें लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी की शुरुआत पहल किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों याद रखिएगा आरबीआई के द्वारा लक्ष्मी HDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा, सॉरी दोस्तों HDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल की शुरुआत की गई है। और दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो HDFC म्यूचुअल फंड ने महिलाओं के नेतृत्व वाली वित्तीय
सशक्तिकरण पहल लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी की शुरुआत की है। याद रखिएगा किसके द्वारा, तो म्यूचुअल फंड HDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा। दोस्तों ये महिलाओं के नेतृत्व वाली वित्तीय सशक्तिकरण पहल हो जाती है लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी, इसकी शुरुआत किसके द्वारा, तो HDFC के द्वारा की गई है। और दोस्तों HDFC की बात करें तो इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई, अगस्त 1994 में। याद रखिएगा 1994 में HDFC बैंक की स्थापना हुई। अगर मुख्यालय की बात करें कहाँ पे हो जाता है दोस्तों, इसका मुख्यालय मुंबई में हो जाता है। और प्रेजेंट टाइम में CEO कौन हो जाते हैं HDFC के, दोस्तों शशिधर जगदीशन। दोस्तों ये प्रेजेंट टाइम में HDFC के CEO हो जाते हैं। अगर अध्यक्ष की बात करें तो अतनु चक्रवर्ती, याद रखिएगा अतनु चक्रवर्ती दोस्तों ये HDFC बैंक के अध्यक्ष हो जाते हैं। अगर टैगलाइन की बात करें HDFC बैंक की तो हम आपकी दुनिया को समझते हैं, ये दोस्तों HDFC बैंक की टैगलाइन हो जाती है। याद रखिएगा हम आपकी दुनिया को समझते हैं, हम नहीं दोस्तों, HDFC बैंक की टैगलाइन हो जाती है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में CISF का स्थापना दिवस कब मनाया गया। अब बात करें CISF के स्थापना दिवस की दोस्तों हाल ही में कब मनाया गया है, तो याद रखिएगा 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया गया है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों वर्ष 1969 में, याद रखिएगा 1969 में CISF की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों 10 मार्च को की गई थी। और प्रेजेंट टाइम में CISF के डायरेक्टर जनरल कौन हो जाते हैं, तो सीलवर्धन सिंह जी। सीलवर्धन सिंह जी दोस्तों CISF के डायरेक्टर जनरल हो जाते हैं प्रेजेंट टाइम में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में हुई थी 10 मार्च को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों उससे पहले कुछ और भी मार्च के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फैक्टर हो जाते हैं। अब बात करें 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया, तो दोस्तों याद रखिएगा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस। दोस्तों कब मनाया गया, तो 1 मार्च को। और 2 मार्च की बात करें तो दोस्तों सिविल लेखा दिवस 2 मार्च को मनाया गया। और 3 मार्च को दोस्तों विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व स्वर्ण दिवस, इसे वर्ल्ड हेरिंग डे भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा 3 मार्च को मनाया गया। अगर 4 मार्च की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस दोस्तों कब मनाया गया, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस दोस्तों 4 मार्च को। और 6 मार्च की बात करें तो दोस्तों CISF ने अपना 53वां स्थापना दिवस भी मनाया है, याद रखिएगा। आज जन औषधि दिवस की बात करें तो दोस्तों 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। और 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। और 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस दोस्तों मनाया गया। याद रखिएगा इन सभी डेज को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करते रहिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में किसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, दोस्तों एस श्रीसंत ने। याद रखिएगा एस श्रीसंत ये भारतीय फास्टर बॉलर हो जाते हैं, जिन्होंने हाल ही में प्रथम श्रेणी क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। अब दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अब बात करें सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में दोस्तों किसे चुना गया है, तो दोस्तों ऑप्शन बी अश्विनी भाटिया जी को। याद रखिएगा अश्विनी भाटिया जी को सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों इनके अश्विनी भाटिया जी के बारे में बात करें दोस्तों, ये प्रेजेंट टाइम में भारतीय स्टेट बैंक SBI के प्रबंध निदेशक भी हो जाते हैं अश्विनी भाटिया जी, जिन्हें भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। याद रखिएगा ये दोस्तों प्रेजेंट टाइम में MD हो जाते हैं SBI बैंक के। और दोस्तों इन्हें सेबी का पूर्णकालिक सदस्य भी चुना गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में किस राज्य ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। अब बात करें भारत के किस राज्य ने सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है, तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य ने। याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन जी हो जाते हैं, जिन्होंने 150.4 करोड़ रुपए की लागत से, याद रखिएगा 150.4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। और दोस्तों इसके उद्घाटन की बात करें कहाँ पे किया गया है, तो इसकी स्थापना दोस्तों याद रखिएगा तमिलनाडु के धुथुक्कड़ी में दक्षिणी पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के कारखानों में फ्लोटिंग प्लांट की स्थापना की गई। दोस्तों याद रखिएगा कहाँ पर स्थापना इसकी की गई है, तो साउथर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड कारखाने में दोस्तों इसकी फ्लोटिंग प्लांट की स्थापना की गई है, जो कि तमिलनाडु के धुथुक्कड़ी में हो जाता है। याद रखिएगा और किसके द्वारा दोस्तों की गई, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन जी के द्वारा की गई है। और दोस्तों तमिलनाडु की बात करें तो इसकी कैपिटल चेन्नई हो जाती है। याद रखिएगा तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, तो चेन्नई। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो दोस्तों MK स्टालिन हो जाते हैं। और राज्यपाल दोस्तों एन रवि दोस्तों प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु के राज्यपाल हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में साहित्य अकादमी के साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अब बात करें साहित्य अकादमी के साहित्योत्सव का आयोजन की दोस्तों कहाँ पे किया जाएगा, तो दोस्तों नई दिल्ली में किया जाएगा। याद रखिएगा कहाँ पे, नई दिल्ली में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई। अब बात करें कौशल्या मातृत्व योजना की दोस्तों हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई है, दोस्तों याद रखिएगा झारखंड में।
बात करें झारखंड में इंपॉर्टेंट पॉइंटों की, तो दोस्तों झारखंड में दोस्तों 7 मार्च को रायपुर, जो कि झारखंड की कैपिटल हो जाती है, दोस्तों याद रखिएगा, रायपुर में बीटीआई मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। दोस्तों इस योजना की बात करें कौशल माता योजना की, तो इसके तहत क्या उद्देश्य है, तो दोस्तों इसका उद्देश्य हो जाता है कि जो दूसरी बेटी के जन्म पे महिला प्राप्तकर्ता को 5,000 रुपये तक की भुगतान सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जो कि लड़कियों के पालन पोषण या शिक्षा में सहायता करेगी, याद रखिएगा। दोस्तों बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या हो जाती है, रायपुर, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर हो जाती है। अगर गठन की बात करें छत्तीसगढ़ की, तो 1 नवंबर 2000 में दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। अब मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेश बघेल जी दोस्तों प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हो जाते हैं। राज्यपाल की बात करें तो अनुसुईया उइके जी दोस्तों ये छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल हो जाते हैं। विधानसभा की सीटें दोस्तों टोटल 90 हो जाती हैं, और टोटल लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हो जाती हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो जाते हैं छत्तीसगढ़ में, तो दोस्तों टोटल 32 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, याद रखिएगा। दोस्तों राजकीय प्रतीकों की बात करें तो राजकीय पशु क्या हो जाता है छत्तीसगढ़ का, जंगली भैंसा, याद रखिएगा, जंगली भैंसा दोस्तों छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु हो जाता है। राजकीय पक्षी की बात करें तो पहाड़ी मैना दोस्तों ये राजकीय पक्षी हो जाती है, कहाँ की, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की। राजकीय पेड़ कौन सा, तो दोस्तों साल का पेड़, ये राजकीय पेड़ हो जाता है छत्तीसगढ़ का। दोस्तों नेशनल पार्कों की बात करें तो इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये दोस्तों नेशनल पार्क कहाँ के हो जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य के। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों की बात करें तो पडवानी, रहस, सोला सुआ, पंथी, गेंडी राउत नाच, सूबा नाच, दोस्तों कहाँ के हो जाते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के लोक नृत्य हो जाते हैं। इसमें से दोस्तों राउत नाच और पंडवानी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, तो याद रखिएगा इन लोक नृत्यों को कहाँ किस राज्य के हो जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य के हो जाते हैं। अब महोत्सव की बात करें तो नर नारायण महोत्सव दोस्तों ये आपके NTPC CBT 1 में पूछा गया था, नर नारायण महोत्सव किस राज्य का महोत्सव हो जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का। और भोरम देव महोत्सव भी दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। राजिम कुंभ मेला और बस्ता उत्सव दोस्तों याद रखिएगा, महोत्सव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं छत्तीसगढ़ राज्य से। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों संस्कृत मंत्रालय ने किस स्थान पर अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है। अब बात करें संस्कृत मंत्रालय के द्वारा दोस्तों अखिल भारतीय कार्यक्रम जो हो जाता है झरोखा का आयोजन कहाँ पे किया गया है, दोस्तों याद रखिएगा हरियाणा के गुरुग्राम में ये अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया गया है। अगर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों झरोखा जो कि इसका भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा, कला और संस्कृत का संग्रह हो जाता है, याद रखिएगा। अगर संस्कृत मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय के द्वारा दोस्तों इसको शुरू किया गया, याद रखिएगा। इसके उद्देश्य की बात करें झरोखा की, दोस्तों इसका उद्देश्य हो जाता है कि पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कला और संस्कृत का जश्न मनाना। और दोस्तों एक कितने राज्यों कितने केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 16 स्थानों पर ये आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा। और दोस्तों इसका पहला कार्यक्रम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पे इसकी आयोजन किया गया पहले कार्यक्रम की, दोस्तों याद रखिएगा भोपाल मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में। दोस्तों रानी कमलापति रेलवे स्टेशन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों इसका पहले पुराना नाम क्या हुआ करता था, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा। तो 8 मार्च 2022 को दोस्तों ये झरोखा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पहला कार्यक्रम कहाँ पे हुआ, तो दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन 8 मार्च को हुई थी। तो दोस्तों ये थे आज 12 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आप सभी को कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।